हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 9th साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र का। ठीक ना। ये साइंस सब्जेक्ट का हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 हम लोग कंप्लीट किए थे। ये सेट नंबर 2 होने वाला है इस वीडियो में। चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। इससे बहुत ही आप लोग के एग्जाम में हेल्प होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए सेट नंबर हम लोग 2 देखते हैं। सेट नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है। सेट नंबर 2 आपका क्वेश्चन है कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। ठीक ना। आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए, परिभाषा याद होना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी वस्तु है इकाई समय में निश्चित दिशा में, देखिए जब यहाँ दिशा बोलेगा निश्चित तो वो फिक्स हो जाता है। जब निश्चित दिशा में कोई वस्तु जाता है ना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। और केवल बोलेगा इकाई समय में तय की गई दूरी को, ठीक ना, ये पूछेगा तो क्वेश्चन उसका आंसर हो जाता है चाल हो जाता। बात को समझिएगा। अगर निश्चित दिशा बोलेगा तो वेग हो जाएगा और केवल बोलेगा इकाई समय में तय की गई दूरी को तो हो जाएगा चाल। और विस्थापन क्या होता है, दो जगहों की न्यूनतम दूरी को यानी शॉर्टकट दूरी को उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। सब चीज़ों को समझ के और बूझ के याद कीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में कौन सही है। देखिए ये सेट नंबर 1 में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन। ठीक है। और यहाँ सेट नंबर 2 में भी रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन अपने आप में BVI क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये कौन सही है, ये गति का दूसरा समीकरण दिया गया। आपको पीछे वाला हम बताए थे गति के 3 गो समीकरण दिया गया। पहला कि V बराबर U प्लस ए टी। दूसरा समीकरण कहता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ लिख दिए UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण कहता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये कहता है तीसरा समीकरण। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जो देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर आपका B सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर दिया है। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें UT स्क्वायर दे दिया है, इसमें तो UT देवे नहीं किया यहाँ पर, और यहाँ UT प्लस हाफ AT दिया है, स्क्वायर देता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वैसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। अब परिमाण का मतलब क्या होता है और दिशा का मतलब क्या होता है। परिमाण का मतलब होता है यानी कोई संख्या। ठीक है। और दिशा का मतलब होता है दिशा, इसे कौन सी दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक ना। तो संख्या जैसे कैसे हो सकता है, जैसे मान के चलिए एक हम वेग लेते हैं। वेग वेग का मतलब क्या होता है, एक निश्चित दिशा। अब कोई एक निश्चित दिशा में वस्तु जा रहा है तो कोई ना कोई तो स्पीड से जा रहा होगा ना, चाहे तो 10 के स्पीड से जा रहा है चाहे वो 20 के स्पीड से जा रहा है। तो वो 10 के स्पीड से जा रहा है और पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इसमें परिमाण है 10 क्योंकि परिमाण माने संख्या, और दिशा है पूरब, तो इसमें परिमाण भी है और दिशा है। तो जो परिमाण और दिशा होता है वो होता है सदिश। अगर शॉर्टकट याद रखना चाहते हैं तो जो दिशा के साथ होता है, सदिश मतलब दिशा के साथ, यानी परिमाण के साथ क्या रहेगा, दिशा, तो सदिश। और अदिश का मतलब दिशा के साथ नहीं, तो हो जाएगा अब अदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि में क्या होता है, दिशा नहीं होता है लेकिन परिमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं। देखिए कोई भी वस्तु है वो अपना विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है तो वो जड़त्व के कारण होता है। ठीक ना। आज जड़त्व पिछले वाला सेट नंबर 1 में आपको बताए थे कि किसका जड़त्व अधिक है, बस का, ऑटो का, साइकिल का या ट्रेन का। बस कोई भी वस्तु अपना विराम अवस्था बनाए रखना चाहता है किस कारण, जड़त्व के कारण। अगला है कि 12 न्यूटन का बल 3 kg वस्तु पर कार्य करता है तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। ये सेट नंबर 1 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर मान कुछ और दिया था लेकिन क्वेश्चन सेम था। इसको सॉल्व करते हैं। त्वरण का मान क्या होगा, देखिए त्वरण का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है F बराबर से होता है ma, इसमें त्वरण का मान निकलता है। और एक होता है A बराबर V माइनस यू बटे टी, इसमें भी त्वरण का मान निकलता है। ठीक है। तो इसमें V और U दिया नहीं है यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, तो इस फॉर्मूले से तो नहीं निकलेगा, भूल जाइए इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से निकलेगा त्वरण का मान क्योंकि फोर्स का मान दिया है, मास का मान दिया है, मैंने द्रव्यमान दिया है, और त्वरण यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए F बराबर ma फॉर्मूला होता है
एफ का मान 3 kg बोलते हैं, 12 न्यूटन मिला है। तो यहाँ लिख देंगे 12 न्यूटन। एम मतलब मास मैंने द्रव्यमान दिया है 3 kg, तो ये रखेंगे 3। त्वरण तो पूछा, ये तो निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ये देखिए, ये 3 यहाँ गुना में है तो बराबर इधर के भागा में। अगर 3 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो ए का मान कितना निकल गया? 4 निकल गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ए माने त्वरण, त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक ही बार समझ के पढ़ेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सारा क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक ना। नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो उसका संवेग क्या होगा? एम भी। ये पीछे वाला क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ था। 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी, यहाँ पर बड़ा जी लिखा है, का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक होता है बड़ा जी जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, ठीक है, और एक होता है छोटा जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। दोनों का मान आपको हम बताते हैं। देखिए बड़ा जी का मान होता है 6.67, अगर रहेगा 3 तो 3 में मार दीजिएगा। ठीक है, और गुना 10 के पावर -11 होता है, ये होता है बड़ा जी का मान। और जब छोटा जी का मान पूछेगा तो क्या याद रखिएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक ना, ये कभी कभी अप्रोक्सली आपको 10 मिलेगा, लेकिन आपको ये मान याद रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और बड़ा जी का मान 6.673 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आपको हम बताए थे। कैसे निकालेंगे? भार दिया है 60 न्यूटन, ठीक है, तो चंद्रमा पर भार पूछा है, तो भार कैसे निकालेंगे? डब्लू बराबर होता है, डब्लू बराबर क्या होता है? mg, एक फार्मूला होता है। ठीक है, मास गुना त्वरण। तो डब्लू का डब्लू निकालेंगे, m का मान कितना दिया है? नहीं दिया है, तो पहले m निकालेंगे। तो m निकालेंगे, डब्लू का मान दिया है 60, तो 60 लिखेंगे, m का मान निकलेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8। आप अप्रोक्सली 10 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं। तो ये देखिए 10 यहाँ गुना है तो 10 यहाँ इधर भागा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? भागा। और 10 से काटेंगे कितना निकलेगा? 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6। यानी इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसका द्रव्यमान 6 हो गया तो इसका पहले हम लोग क्या निकालते हैं? वेट निकालते हैं। चंद्रमा पर क्या निकालेंगे? वेट निकालेंगे। चलिए वेट निकालें, क्या होता है? mg। तो देखिए वेट का क्या हो जाएगा? m का मान है 6 निकला, और g का मान कितना है? 10 है, तो 10 छक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 10 छक कितना हो जाएगा? 60। अब 10 छक 60 हो गया। अब चंद्रमा पर भार पूछा है तो इसका 1/6 कर देंगे, तो 6 से काटेंगे कितना निकलेगा? 10। तो इसका 10 न्यूटन सही आंसर निकल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शायद 2 नंबर में, तो 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? देखिए इसका भार पूछा है पृथ्वी पर, तो द्रव्यमान कितना दिया है? 10 kg, यानी m का मान कितना दिया है? 10 kg। ठीक है, तो क्या पूछा है? भार। भार मतलब क्या होता है? वेट। वेट बराबर फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है? mg। अब देखो W का W, m का मान दिया है 10 गुना g का मान अभी आपको बताइए 9.8। चाहे आप कभी कभी 10 ले सकते हैं, ठीक ना, किताब में कभी कभी अपने आप 10 ले लेता है और कभी कभी 9.8, तो हमेशा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 9.8 ही लेंगे। तो यहाँ लेंगे हम लोग g का मान 9.8, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 98, जीरो आएगा, और एक अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कितना आ गया? 98 आ गया। 98 जो कि कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 1। 9 का 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर की, किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखिए कोई भी वस्तु है उसका वेग हम दोगुना कर देंगे, ठीक ना, तो उसका जो गतिज ऊर्जा है चौगुनी हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, किसी वस्तु का वेग दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या है? इसमें स्थितिज ऊर्जा पूछा गया, उसमें तो गतिज ऊर्जा था, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए? mgh। ऊंचाई दिया है h, और मास दिया है, और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जाने पर क्या होता है? इसमें g लगता है, क्योंकि कोई भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे ना तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगता है, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh, तो याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे होती है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट है आवर्ती एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है। देखिए क्या कहा गया है, आवर्ती, ठीक है, और आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्ती और आवर्तकाल को गुणा करने पर क्या मिलता है, इसको एक मिलता है, क्या मिलता है? एक। यहाँ से फॉर्मूला भी निकलता है, क्या फॉर्मूला निकलता है? अगर हम आवर्ती का मान निकालेंगे, ठीक है ना, तो 1/आवर्तकाल हो जाएगा, 1/आवर्तकाल हो जाएगा। और आवर्तकाल का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1/आवर्ती हो जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, आवर्ती एवं आवर्तकाल का गुणनफल हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट है पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है। देखिए अंतरानुक बल मतलब होता है अंदर की ओर, तो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में? तो इसको याद रखिएगा, ठोस अवस्था में इसका अंतरानुक बल होता है प्रबलतम, मतलब सबसे मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन, 300 के मतलब होता है केल्विन, तापक्रम किसके बराबर है? देखिए केल्विन और सेल्सियस, ठीक ना, इससे रिलेटेड एक फार्मूला है, आपको हम पीछे वाला पार्ट में बताए थे। क्या था फार्मूला? के बराबर C + 273, यह एक फार्मूला था। इसमें केल्विन का मान कितना दिया है? 300 दिया है, तो यहाँ 300 रखेंगे और यहाँ C + 273 का C + 273। अगर 273 बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा -273 और उधर बचेगा C बचेगा, ठीक है। अब 300 में 273 घट जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 27 बचेगा, यानी सेल्सियस का मान कितना निकल गया? 27, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी 2 नंबर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा कि के बराबर C + 273, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, गर्म करने पर गैस का आयतन, ये भी VVI क्वेश्चन है। कोई भी गैस है उसको गर्म करेंगे तो उसका आयतन हमेशा बढ़ता है, और जब आयतन बढ़ेगा तो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। कभी भी देखते हैं धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाती है, क्यों? क्योंकि हवा के आयतन से उसका आयतन बढ़ जाता है, और जिसका आयतन बढ़ेगा वह ऊपर की ओर तैरने लगता है। तो गर्म करने पर कोई भी गैस होता है वह हमेशा क्या जाता है? ऊपर जाता है, और ये गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, घटता नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है? देखिए ऊर्ध्वपातित पदार्थ का मतलब क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। तो जो कपूर जो है ना, कपूर क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग जलाते हैं ना, जलाते हैं तो सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? ऊर्ध्वपातित पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही, यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विलेय है? देखिए विलेय का मतलब क्या होता है? जो अच्छी तरह से घुल जाए किसी दूसरे पदार्थ में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन विलेय है? साबुन विलयन या लवण विलयन या चौक जल मिश्रण या स्टार्च विलयन? तो इसमें साबुन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवण विलयन, ठीक ना। लवण विलयन क्या है? विलयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा यौगिक है? देखिए यौगिक जब पूछा है तो यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलाता है तो यौगिक बनता है, ठीक ना। इसी से रिलेटेड पूछेगा आप लोग का तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो तत्व क्या होता है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना होता है। आप यौगिक पूछता है तो यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है, तो ये क्या है? एक यौगिक है। और एक वो पूछता है मिश्रण, मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण का निर्माण होता है। तो इसमें पूछा है यौगिक, तो यौगिक हवा तो नहीं होगा, ठीक है, सोडा वाटर तो नहीं होगा, जल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल का फॉर्मूला क्या था? H2O, और एक निश्चित अनुपात में मिलाने से होता है। पीतल वाला थोड़ा कम बेसी भी करेंगे तो ये पीतल बन जाएगा, लेकिन जल नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक जल, क्योंकि एक निश्चित अनुपात में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों या तत्वों को मिलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो आप लोग को जो हम 1 से लेकर 20 तक तत्वों का आप लोग बताए थे और इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या बताए थे, उसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो 1 से लेकर 20 तक पोटेशियम कितना नंबर में आता है? 19 नंबर में आता है। तो इसका संकेत क्या होता है? के होता है, ठीक ना।
सोडियम का भी पूछता है संकेत, जो 11 नंबर में होता है उसका संकेत Na होता है, तो पोटेशियम का संकेत K हो जाएगा। P नहीं होता है, P तो फास्फोरस का होता है, ठीक ना। Pa किसी का नहीं होता है, PO भी किसी का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। देखिए नमक का सूत्र जो होता है NaCl होता है, NaCl। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है, यानी N का मान 18 है, प्रोटॉन का मान 17 है, यानी P = 17 है। तो परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है P + N। तो P का मान 18, N का मान P का मान है 17, तो P का मान 17 रखेंगे प्लस N का मान है 18, तो 18 17 कितना हो जाएगा 35। तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है। क्लोरीन देखिए 17 नंबर में है, तो इसका परमाणु क्रमांक 17 है, याद रखिएगा, ठीक है। 16 नंबर में सल्फर है, 18 नंबर में आर्गन है, 15 नंबर में फास्फोरस है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर द्रव्यमान संख्या निकल जाता है, तो 11 और 12 जोड़ेंगे तो 23 निकल जाएगा, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 23। कौन सा तत्व होगा, तो सोडियम तत्व होगा, ठीक है। तो चीज़ें को समझ के आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे दिए हैं, जो परमाणु संख्या वाला है और निकालने वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला। देखिए इसमें पूछा है कि एल्यूमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एल्यूमिनियम के नंबर में है, 13 नंबर में एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 10, तीसरा कक्षा में 3 होगा, तो 2 8 10 3 13, 2 8 10 और 3 हो गया 13। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, जो कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। नेक्स्ट पूछा है कि प्रतीक 12 जो सी जो यहाँ लिखा है इस तरह से सी, और उसके ऊपर में लिखा है 12 और नीचे लिखा है 6। नीचे वाला जो उसका परमाणु संख्या दिखाता है, ऊपर वाला उसका परमाणु द्रव्यमान दिखाता है, याद रखिएगा। कार्बन की द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 12, ठीक है। अगर पूछता परमाणु संख्या तो हो जाता 6। अगर नाइट्रोजन का रहता है इस तरह से, तो नाइट्रोजन का ऊपर वाला संख्या द्रव्यमान होता है और नीचे वाला संख्या परमाणु संख्या होता है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट है तारक काय पाया जाता है। तारक काय जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, तो तारक काय कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन 4 को दिया है, तो तारक काय कोशिका द्रव में पाया जाता है, ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आत्महत्या का थैला कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जब कोशिका की सारी अंग एक दूसरे को काम नहीं करने लगता है, ठीक है, तो क्या करता है लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेती है और पूरी कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं, जिसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त एक उत्तक है, तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, मतलब एक दूसरे को जोड़ के रखता है। नेक्स्ट है सरल अस्थायी उत्तक क्या है, तो स्थूल कण को सरल अस्थायी उत्तक भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो कौन बनाता है, संयोजी उत्तक या कंकाल उत्तक या एपिथेलियम उत्तक या संवेदी उत्तक। तो इसको याद रखिएगा, एपिथेलियम उत्तक क्या कहता है, बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, एपिथेलियम उत्तक। नेक्स्ट है मोनेरा जीव होते हैं। देखिए मोनेरा जीव हमेशा क्या होता है, स्वपोषी होता है या विषमपोषी होता है, या स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होता है। तो मोनेरा जीव हमेशा क्या होता है, कभी कभी स्वपोषी भी होता है, कभी कभी विषमपोषी। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कभी कभी स्वपोषी और कभी कभी विषमपोषी। नेक्स्ट है हाइड्रा संबंधित है, तो हाइड्रा एक जीव है जो सिलेंट्रेटा से संबंधित है। अलग अलग प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया है जीवों को, ठीक है ना। तो आर्थ्रोपोडा में दूसरा जीव रखा गया है, पोरीफोरा में अलग अलग सा जीव है, मोलस्का में भी अलग अलग जीव है, तो सिलेंट्रेटा में हाइड्रा को रखा गया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चैप्टर नंबर वाला जीवों में विविधता वाला चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन लिया गया था। नेक्स्ट है कि मलेरिया किस सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी पूछा गया है एक बार, तो प्लाज्मोडियम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया किस सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देखिए क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो गया है ना, तो प्लाज्मोडियम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घोंघा रोग के इलाज में
किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? तो देखिए जो घोंघा रोग होता है, जो गर्दन के पास होता है, ठीक है? जो आयोडीन की कमी से होता है, तो बोला है किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन दिया कोबाल्ट, क्लोरीन, यूरेनियम या आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आपको याद है ना, मैं भी बताएं, आयोडीन की कमी से घोंघा रोग की बीमारी होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संपदा है। प्राकृतिक संपदा मतलब जो प्राकृतिक द्वारा बना है अपने आप। तो वायु को तो प्राकृतिक बनाए हैं, ठीक है। मिट्टी भी तो प्राकृतिक है, जल भी तो प्राकृतिक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि ओजोन गैस पाई जाती है। देखिए ओजोन गैस आप लोग सबसे पहले वायुमंडल की परतें को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे नीचे जो परत जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। उसके बाद जो अगला परत होता है उसके ऊपर में क्षोभ मंडल का होता है समताप मंडल, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला जो परत होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल, चाहे ओजोन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर आपका मंडल होता है, उसके बाद ओजोन मंडल हो गया, मध्य मंडल के बाद उसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल हो गया। उसके ऊपर में होता है बहिर्मंडल। तो इतना चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो ओजोन कहाँ पाया जाएगा? मध्य मंडल और समताप मंडल के बीचों बीच में पाया जाएगा। तो यहाँ मध्य मंडल नहीं दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो जो पौधा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव रसायन बोलते हैं। संश्लेषित पदार्थ क्या बोलते हैं? जैव रसायन बोलते हैं। तो 40 क्वेश्चन तो आपका सेट नंबर 2 में जो था ये खत्म हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में 40 क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा, ठीक ना। तो सेट नंबर 2 भी आपका ये खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त के एग्ज़ाम में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर में बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।